नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 19 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाल ही में यू थ्रोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये अनावरण किया गया है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। 200 साल पहले ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह करने वाले खासी हिल्स के स्वतंत्रता सेनानी यू थ्रोट सिंह की प्रतिमा का ढाका के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में अनावरण किया गया है। मेघालय के खासी हिल्स के नायक कहे जाने वाले आदिवासी प्रमुख थिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण मेघालय के उप मुख्यमंत्री और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणब वर्मा ने किया है। वरसिंगसर सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है बीकानेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम के दौरान राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। परियोजनाओं में सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, बिजली, पारेषण, पेयजल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। इन योजनाओं में बरसिंगसर सौर परियोजना सबसे महत्वपूर्ण है, जो बीकानेर जिले में 300 मेगावाट की बरसिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला यहाँ पर रखी है। ठीक है, और इसे NLC इंडिया लिमिटेड, जो कोयला मंत्रालय के अंतर्गत एक PSU है, तो ये स्थापित कर रहा है। उसके अलावा LPG बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इसका जोधपुर में इंडियन ऑयल के LPG बॉटलिंग प्लांट का भी उद्घाटन किया। जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर 2400 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सड़क परियोजनाओं में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और विभिन्न रेल परियोजनाओं का भी यहाँ पर उद्घाटन किया। हाल ही में किस राज्य में इंस्पायर कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो ये सिक्किम ने इंस्पायर कार्यक्रम को लॉन्च किया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में सिक्किम में सिक्किम इंस्पायर लॉन्च किया है। ठीक है, जो राज्य सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से शुरू किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में आर्थिक विकास और समावेश को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा 100 मिलियन का आवंटन किया गया है। मिलान अभ्यास का संचालन कौन कर रहा है? तो इसका संचालन कर रहा है भारतीय नौसेना। मिलान नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण 19 से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 50 से अधिक देश भाग लेंगे। मिलान 2024 का अभ्यास हार्बर चरण और समुद्री चरण 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा और इसका मुख्य विषय क्या है? तो सुरक्षित समुद्र भविष्य के लिए नौसैनिक गठबंधन बनाना इसका विषय रहा है। मिलान एक्सरसाइज की बात करें तो यह एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, जो भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है। 1995 में भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के तहत इस अभ्यास की शुरुआत की गई थी। 16वां विश्व सामाजिक मंच की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसकी बैठक नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित की गई है। हाल ही में 2024 में 16वां विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन 14 से 19 फरवरी 5 दिवसीय कार्यक्रम काठमांडू में आयोजित किया गया है। ठीक है, और इसका जो विषय रहा है वो रहा है एक और दुनिया संभव है। ठीक है, एक और दुनिया संभव है विषय के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें नागरिक समाज संगठनों, सामाजिक आंदोलनों, ट्रेड यूनियनों और नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाले व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान या सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा है। वैश्विक सामाजिक मंच की बात करें तो इसकी स्थापना 2001 में की गई थी और इसका मुख्यालय पोर्टो अलेग्री ब्राजील में है। यह एक नागरिक सामाजिक संगठनों की वार्षिक बैठक है। यह मंच वैश्वीकरण के समकालीन नजरिए को चुनौती देकर एक वैकल्पिक भविष्य के विकास के लिए आत्मसचेत का प्रयास करता है और इसकी जो पहली बैठक है वो पोर्टो अलेग्रे ब्राजील में 25 जनवरी से 30 जनवरी 2001 में आयोजित की गई थी। ठीक है, और इसकी चौथी बैठक जो थी वो मुंबई में भारत में हुई थी। ठीक है, तो ये एकमात्र बैठक थी जो भारत में हुई थी और अब इसकी जो 16वीं बैठक या नवीनतम बैठक है वो 2024 में काठमांडू नेपाल में हुई है। हाल ही में राजस्थान में लौह अयस्क के भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं करौली जिले में, राजस्थान में। राजस्थान के खान विभाग को करौली जिले में, ठीक है, हिंडन के पास खोड़ा, बादरौली, टोडूपुरा और लिलोटी में 840 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क के खनिज के भंडार मिले हैं। लगभग 1888 हेक्टेयर क्षेत्र में लौह अयस्क के मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों ही प्रकार के अयस्क यहाँ पर मिले हैं। लौह अयस्क का भंडार
हुड़ा में लगभग 462 हेक्टेयर में, दादरौली में 754 हेक्टेयर में, और टोडूपुरा में 260 हेक्टेयर में, और लिलोटी में 410 हेक्टेयर में फैला है। ठीक है, लौह अयस्क क्या होता है? तो वे चट्टानें और खनिज जिनसे लौह धात्विक यानी आयरन का आर्थिक निष्कर्षण किया जा सकता है तो उसे लौह अयस्क कहते हैं। लौह अयस्क के प्रकार की बात करें तो लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ठीक है, हेमेटाइट किसे कहते हैं? तो जो लौह अयस्क खनिज होता है उसमें 70% की शुद्धता पाई जाती है। ठीक है, हेमेटाइट में 70% तक लोहा पाया जाता है और ये सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क होता है। ये भारी और कठोर होता है और इसका रंग काला या भूरा होता है और इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों में ये पाया जाता है और भारत में ये मुख्यतः तमिलनाडु और कर्नाटक क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, अगला है मैग्नेटाइट। तो इसकी बात करें तो इसमें 60 से 70% तक धात्विक लौह तत्व पाया जाता है और ये दूसरा सबसे अच्छा अयस्क होता है। इसका रंग लाल होता है और ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। मुख्य रूप से ये झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं मैग्नेटाइट के अवशेष। तीसरा होता है लिमोनाइट। इसमें 40 से 60% तक धात्विक लौह तत्व मौजूद होते हैं और ये पीले, हल्के भूरे और बादामी रंग का होता है। ठीक है, और ये तलछटी या अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में विकसित निम्न गोंडवाना क्षेत्र में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और चौथा है सिडेराइट। इसमें केवल 40% धात्विक लोहा पाया जाता है। ये भूरे या राख के रंग का होता है। इसमें कई अशुद्धियां पाई जाती हैं। ठीक है, और ये आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होता है, यानी कि ये आर्थिक रूप से उपयोग में लाने के लिए सक्षम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियां पाई जाती हैं। अब हम विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है, चीन दूसरे पर है, ब्राजील तीसरे पर है और भारत चौथे पर है। भारत में 12% लोहे का उत्पादन होता है दुनिया का। भंडारण की दृष्टि से देखें विश्व में तो ऑस्ट्रेलिया पहले पर है, ब्राजील दूसरे पर और रूस तीसरे पर, जबकि भारत इस भंडारण की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। भारत में लौह अयस्क की उपलब्धता की बात करें, भारत लौह अयस्क के संसाधनों से संपन्न देश है। 2021-22 में भारत में कुल 2,04,035 टन लौह अयस्क का उत्पादन किया गया था। ठीक है, भारत का अधिकांश लोहा उच्च कोटि यानी हेमेटाइट श्रेणी का होता है। भारत में सर्वाधिक भंडार की दृष्टि से देखें राज्यों में तो सर्वाधिक भंडार है कर्नाटक में, दूसरे नंबर पर ओडिशा में और तीसरे नंबर पर झारखंड में। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन की दृष्टि से देखें तो पहले नंबर पर ओडिशा है। ओडिशा में 53.8% लोहे का उत्पादन होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, यहाँ 16.8% लोहे का उत्पादन होता है। जबकि तीसरे नंबर पर है कर्नाटक, 15.9% लोहे का उत्पादन होता है और चौथे नंबर पर है झारखंड, 9.7% लोहे का उत्पादन यहाँ होता है। ठीक है, और 5वें स्थान पर है मध्य प्रदेश, 2.9%। ठीक, तो ये थी हमारे लौह अयस्क के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी। Booking.com ने अपने बारे में वार्षिक ट्रैवलर रिव्यू अवार्ड 2024 के अनुसार भारत में सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र की श्रेणी में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें रहा है शीर्ष पर हिमाचल प्रदेश। लोकप्रिय ऑनलाइन ट्रैवलिंग एजेंसी Booking.com ने अपने बारे में ट्रैवलर रिव्यू अवार्ड 2024 का अनावरण किया है या घोषित किए हैं। ठीक है, और इसमें 2 श्रेणियों में अवार्ड दिए गए हैं। तो सबसे पहली श्रेणी है भारत में सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र की श्रेणी में शीर्ष पर कौन रहा है? तो हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है, जबकि गोवा दूसरे पर, केरल तीसरे पर और राजस्थान चौथे पर और उत्तराखंड 5वें पर रहे हैं। 2023 में पुडुचेरी इसमें पहले स्थान पर था, जबकि केरल दूसरे स्थान पर था और इसमें हिमाचल 5वें स्थान पर था। तो हिमाचल प्रदेश ने जो है 2023 की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन किया है और 5वें से पहले नंबर पर आ गया है। भारत में सबसे स्वागत योग्य शहर की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो मरारीकुलम केरल का शहर है, ये पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो इसमें मरारीकुलम केरल पहले पर रहा है, जैसलमेर राजस्थान का दूसरे पर रहा है और बीर महाराष्ट्र का शहर है, ये तीसरे पर, और लेह जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख का शहर है। ठीक है, लद्दाख का शहर है, ये तीसरे नंबर पर रहा है। ठीक है, और Booking.com क्या है? तो 1996 में एम्स्टर्डम में स्थापित ट्रैवलिंग के लिए एक डिजिटल बुकिंग वेबसाइट है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों की समग्र लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो ये 84,560 करोड़ रुपए के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों की समग्र लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए बहुउद्देशीय समुद्री विमान सहित 84,560 करोड़ रुपए के सैन्य हार्डवेयर खरीद को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें नई पीढ़ी की टैंक रोधी माइंस या एंटी टैंक, ठीक है, और वायु रक्षा सामरिक नियंत्रण रडार, भारी वजन वाले टॉर्पीडो, मध्यम दूरी की समुद्री टोही व बहुउद्देशीय समुद्री विमान, फ्लाइट रिफ्यूल एयरक्राफ्ट, सॉफ्टवेयर,
डिफाइंड रेडियो आदि शामिल हैं। ठीक है, तो इन सभी की खरीद की जाएगी। भारत सरकार उपग्रह आधारित टोल संग्रह को कौन से एक्सप्रेसवे पर परीक्षण के लिए लॉन्च करेगी? तो ये मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे पर लॉन्च करेगी। भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि भारत मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे पर GNSS आधारित टोल संग्रह यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित टोल संग्रह का परीक्षण शुरू करेगा। ठीक है, GNSS आधारित टोल संग्रह प्रणाली पारंपरिक टोल संग्रह विधियों से हटकर एक सहज और कुशल विकल्प प्रदान करेगी। ठीक है, GNSS आधारित टोल संग्रह की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोल संग्रह। यह पारंपरिक टोल संग्रह विधियों से हटकर एक सहज और कुशल विकल्प प्रदान करेगी। GNSS तकनीक वाहनों की सटीक स्थिति को सक्षम करती है, जिससे राजमार्ग पर तय की गई दूरी के आधार पर टोल की गणना की जा सकती है और ये काफ़ी कम समय में जो है आवाजाही को सुनिश्चित करती है। भारत में आधुनिक टोल संग्रह की बात करें तो 2016 में रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान आधारित फास्टैग की शुरुआत की गई थी। जनवरी 2021 में इसे अनिवार्य कर दिया गया था। अब तक लगभग 8.13 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए जा चुके हैं, जो 98% की प्रभावशील प्रवेश दर दे रहे हैं। ठीक है, इन टैगों ने 2018-19 के दौरान टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय 8 मिनट को घटा करके 47 सेकंड कर दिया है। यानी जो टोल पर पहले 8 मिनट का समय लगता था, अब केवल 47 सेकंड रह गया है। और जो अब ये नई उपग्रह आधारित टोल संग्रह प्रणाली आ रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इससे जो है इन 47 सेकंडों के लिए भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट कर लेगी और अपने आप ही टैक्स कट जाएगा, यानी कि टोल पर रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। किसने GST मुक्त सूक्ष्म उद्यमों के लिए एक योजना शुरू की है? तो ये नारायण राणे ने शुरू की है। MSME मंत्री नारायण राणे ने वस्तु एवं सेवा कर यानी GST व्यवस्था से छूट प्राप्त अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों, जिसे इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस कहा जाता है, के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की है। तो यह योजना IMEs को सरकार के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, जैसे शॉर्ट में CGTMSE के तहत 20 लाख रुपए तक संपार्श्विक मुक्त ऋण यानी कि कोलेटरल फ्री लोन, यानी जिसमें कोई भी चीज़ गिरवी ना रखनी पड़ती हो, ठीक है, प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इस योजना का नाम क्या दिया गया है? तो इसको क्रेडिट गारंटी योजना के तहत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के लिए विशेष प्रावधान शीर्षक वाली इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म एवं नैनो उद्यमों को ऋण सहायता प्रदान करना है। जैसा कि MSME मंत्रालय ने कहा है, इसका उद्देश्य IME को ऋण देने से जुड़ी क्रेडिट जोखिम धारणा को कम करना है। CGTMSE द्वारा अपने सभी सदस्य ऋण संस्थानों यानी कि जो संस्थान ऋण देंगे, ठीक है, इन्हें मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूट यानी MLIs कहा जाता है, को 20 लाख रुपए तक के असुरक्षित ऋण के लिए 85% तक गारंटी का कवर प्रदान करती है। तो ये जो फंड है वो जो ऋण देने वाली संस्था है उनको 85% की गारंटी देती है। इस कदम से MLIs को अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की बात करें तो इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। 2023 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने CGTME कॉर्पस में 9000 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की थी। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो पहली खबर है, UK क्लब क्रिकेटर रिजवान जावेद ECB भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के कई उल्लंघनों के कारण क्रिकेट से 17.5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है ICC ने। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान यानी कि जो क्वेड देश हैं के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से क्वेड बिल को पारित किया है। यह विधेयक विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक क्वेड इंट्रा संसदीय कार्य समूह की स्थापना को अनिवार्य बनाता है। भारत और कोलंबिया ने डिजिटल रूपांतरण के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधान को साझा करने के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कोलंबिया के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का कानून पारित किया है, जिससे ग्रीस इस तरह के प्रगतिशील कानून को अपनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई राष्ट्र बन गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 19 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है, कुछ वन लाइनर खबरें छूट गई हैं तो उसको आने वाली वीडियोस में मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।